शहर के सबसे पॉश इलाके के गुलमोहर पार्क में स्थित रॉयल हाइट्स की 15वीं मंजिल पर चल रही पार्टी अपने स्वभाव प्रति शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे और बैकग्राउंड में हल्का जैज संगीत बज रहा था। यह पार्टी शहर के मशहूर आर्किटेक्ट और बिल्डर विवान खन्ना ने अपनी नई टाउनशिप की सफलता की खुशी में दी थी। विवान का छोटा भाई कबीर पार्टी की जान बना हुआ था। ब्रांडेड सूट पहने, हाथ में महंगा स्कॉच का गिलास थामे वह मेहमानों की आवभगत ऐसे कर रहा था जैसे यह सारी सफलता उसी की हो। अरे मिस्टर मेहता, क्या बात है, आज तो आप बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। कबीर ने एक बुजुर्ग बिजनेसमैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शुक्रिया कबीर बेटा, सुना है तुम्हारे भाई ने नया विला खरीदा है लोनावला में। मेहता जी ने पूछा। जी अंकल, भाई का क्या है, उनका तो हाथ मिट्टी पर पड़े तो वो भी सोना हो जाए। अगले वीकेंड हम सब वहीं जा रहे हैं, आप भी चलिएगा। कबीर ने बड़े अधिकार से न्योता दे दिया। कोने में खड़ी कबीर की पत्नी नियति यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिंता की लकीरें साफ थी। वह जानती थी कि यह चमक दमक, यह रुतबा, यह आलीशान पेंट हाउस, इसमें से कुछ भी कबीर का नहीं है। यह सब विवान भैया का है। कबीर और विवान में 10 साल का अंतर था। माता पिता के जल्दी गुजर जाने के बाद विवान ने ही कबीर को बेटे की तरह पाला था। उसने एमबीए किया था, लेकिन नौकरी करने की जहमत उसने कभी नहीं उठाई। विवान का इतना बड़ा एम्पायर था, कबीर बस ऑफिस जाता, थोड़ी बहुत फाइलों पर साइन करता और दोस्तों के साथ पार्टियां करता। विवान उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन विवान की पत्नी शालिनी व्यावहारिक थी। वह बुरी नहीं थी, लेकिन उसे यह पैरासाइट वाली जीवन शैली खटकती थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब मेहमान जा चुके थे, घर के नौकर सफाई कर रहे थे, कबीर सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गया। भाभी, आज का कैटरिंग वाला कमाल का था। मैंने उसे बोल दिया है कि अगले महीने नियति के बर्थडे पर भी वही खाना लगाएगा। कबीर ने शालिनी से कहा। शालिनी, जो अपने हीरे के झुमके उतार रही थी, एक पल के लिए रुकी। उसने विवान की ओर देखा, जो थका हुआ लग रहा था। कबीर शालिनी के शांत स्वर से कहा। अगले महीने हम यहाँ नहीं हैं और नियति का जन्मदिन हम सादगी से मनाना चाहते थे। बिजनेस में अभी काफ़ी कैश फ्लो की दिक्कत है। कबीर हंस पड़ा। अरे भाभी, आप भी ना। भैया के रहते कैश की दिक्कत भैया के रहते कैश की दिक्कत और नियति के लिए तो मैं बेस्ट पार्टी ही दूंगा, है ना भैया। विवान ने मुस्कुराने की कोशिश की। देखेंगे कबीर, अभी सो जाओ। कमरे में आकर नियति ने कबीर से कहा। कबीर, हमें अपना अलग घर देख लेना चाहिए, या कम से कम तुम्हें कोई ढंग की नौकरी या खुद का छोटा मोटा काम शुरू करना चाहिए। कबीर चिढ़ गया। तुम फिर शुरू हो गई। भैया ने कभी कुछ कहा है? यह घर मेरा भी है। मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ। क्यों जाऊँ मैं कहीं और धक्के खाने? क्योंकि यह अधिकार नहीं, एहसान है कबीर, और एहसान की मियाद होती है। नियति ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने चादर तान ली। अगले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन कबीर को एक बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपने दोस्तों को घर पर बुलाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि वह दोस्तों के साथ पूल साइड पार्टी करेगा। उसने अपने दोस्तों के ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया। रविवार की सुबह वह नाश्ते की टेबल पर बड़े उत्साह से बोला। भाभी, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। कबीर, 10 लोग होंगे। मैंने रसोइयों को स्टार्टर्स का मेन्यू दे दिया है। शालिनी के हाथ से चाय का कप रकाबी पर थोड़ी जोर से गिरा। आज? लेकिन कबीर, आज शाम को मेरे मायके वाले आ रहे हैं। मेरी बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो लोग उनसे मिलने और डिनर के लिए आ रहे हैं। घर में वैसे भी बहुत भीड़ रहेगी। तो क्या हुआ भाभी, मेरा ग्रुप टेरेस पर रहेगा। आपके मेहमान नीचे ड्राइंग रूम में, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। कबीर ने लापरवाही से कहा। बात डिस्टर्बेंस की नहीं है कबीर। शालिनी की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। बात प्राइवेसी की है, और रसोइया एक ही है। वह मेरे मेहमानों के लिए खाना बनाएगा
या तुम्हारे दोस्तों के लिए स्नैक्स तलेगा? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। पूछना? अपने ही घर में दोस्तों को बुलाने के लिए अब मुझे परमिशन लेनी होगी? कबीर का अहम जाग उठा। तभी विवान वहां आ गया। उसने स्थिति को भांप लिया। कबीर, शालिनी सही कह रही है। उसके मेहमान पहले से तय थे। तुम अपने दोस्तों को किसी क्लब में ले जाओ। मेरा कार्ड ले लो। विवान की बात ने कबीर को अंदर तक भेद दिया। भाई ने यह नहीं कहा कि कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। भाई ने उसे क्लब जाने और कार्ड लेने को कहा, यानी उसे टाल दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी योजना, उसकी इच्छा इस घर में निर्णयों से दूसरे दर्जे पर आती है। कबीर गुस्से से वहां से उठ गया। उसने अपने दोस्तों को फोन करके प्लान कैंसिल किया। उसे क्लब जाना अपनी तौहीन लगा। वह कमरे में बंद हो गया। नियति ने उसे समझाया, कबीर, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। उनका घर है, उनकी प्राथमिकताएं होंगी। उनका घर, तुम भी यही कह रही हो? कबीर चिल्लाया। हाँ कबीर, यही सच है। हम इस आलीशान पिंजरे में सोने की कटोरी में खाना तो खा रहे हैं, लेकिन हमारे पंख काट दिए गए हैं। तुम्हारी अपनी पहचान क्या है? विवान खन्ना का भाई। बस जिस दिन विवान भैया का कार्ड काम करना बंद कर देगा, उसी दिन तुम्हारी जेब में क्या है? कबीर उस दिन बहुत देर तक बालकनी में खड़ा शहर को देखता रहा। नीचे गाड़ियां चींटियां जैसी दिख रही थी। उसे याद आया, पिछले हफ्ते उसने गार्डन में अपनी पसंद के पौधे लगाने को माली से कहा था, लेकिन शाम को देखा कि वहां शालिनी की पसंद के गुलाब लगे थे। छोटी छोटी बातें अब उसे चुभने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि वह इस घर का मालिक नहीं है, बल्कि एक परमानेंट गेस्ट है, जिसकी हर सुविधा दूसरे की मर्जी पर निर्भर है। अगले दिन कबीर ने नाश्ते पर घोषणा कर दी कि भैया, मैं और नियति अलग शिफ्ट होना चाहते हैं। विवान चौंक गया। क्या बकवास है? कोई कमी है यहाँ? कमी नहीं है भैया, बस मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। कबीर ने नजरें झुकाकर कहा। शालिनी चुप रही। शायद उसे भी राहत महसूस हो रही थी। विवान ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कबीर अड़ गया। उसने शहर के दूसरे छोर पर एक मध्यवर्गीय इलाके में एक छोटा सा 2 BH का फ्लैट किराए पर लिया। शिफ्टिंग वाले दिन कबीर को असली संघर्ष का एहसास हुआ। रॉयल हाइट्स में उसका सम्मान नौकर पैक करते थे। यहाँ उसे और नियति को खुद कार्टन टेप करने पड़े। विवान ने उसे गाड़ी और ड्राइवर देने की पेशकश की, लेकिन कबीर ने मना कर दिया। उसने एक ऐप से टेम्पो बुक किया। जब वे नए फ्लैट में पहुंचे तो वहां की दीवारों का पेंट कहीं कहीं से उखड़ रहा था। नल से पानी टपक रहा था और खिड़की खोलते ही सामने वाला घर की रसोई का शोर सुनाई दे रहा था। ऐसा नहीं था, सिर्फ पुराने पंखे थे जो चलते वक्त घर घर की आवाज़ करते थे। पहली रात कबीर को नींद नहीं आई। मच्छर काट रहे थे और गद्दे भी उतने नरम नहीं थे जितने वह आदी था। उसे बार बार रॉयल हाइट्स का वह मखमली बिस्तर याद आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था अपनी जिद पर, नियति पर और विवान भैया पर कि उन्होंने उसे जाने क्यों दिया। अगले कुछ महीने कबीर के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। उसने विवान की कंपनी छोड़ दी थी और एक स्टार्टअप में नौकरी शुरू की थी। वेतन सामान्य था, जो कबीर एक बार के डिनर में 5,000 उड़ा देता था। अब वो सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए भी बहस करता था। एक शाम वह ऑफिस से थका हारा लौटा। बस की भीड़ और धक्कों ने उसका बुरा हाल कर दिया था। घर पहुंचा तो देखा कि बिजली नहीं थी, इन्वर्टर भी नहीं था। मोमबत्ती की रोशनी में नियति बैठी थी। मैं तंग आ गया हूँ नियति, कबीर ने अपना बैग सोफे पर पटकते हुए कहा। ये कोई जिंदगी है? पसीना, धूल और यह अंधेरा। वहाँ भैया के घर जनरेटर था, पता भी नहीं चलता था कब लाइट गई। हम वापस चलते हैं, मैं भैया से माफ़ी मांग लूँगा। नियति उठी और उसने कबीर के लिए पानी का गिलास बढ़ाया। कबीर, यह पानी मटके का है, ठंडा है, पी लो। कबीर ने झुर्रा कर पानी पिया। नियति ने धीमे स्वर से कहा, आज मैंने अपनी फ्रीलांस राइटिंग के पैसों से यह डाइनिंग टेबल का कवर खरीदा है। देखो कितना सुंदर है। कबीर ने उस सस्ते सूती कवर को देखा और कबीर नियति के
उसके हाथों को थामते हुए कहा, कल रात जब तुम खर्राटे ले रहे थे तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। पता है क्यों? क्योंकि हमें यह डर नहीं था कि हमारी आवाज़ से किसी की नींद खराब होगी। हमें यह चिंता नहीं थी कि सुबह रसोइया लेट आएगा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। आज खिचड़ी बनी है, लेकिन यह खिचड़ी हमारी कमाई की है। कबीर चुप रहा। उसने मोमबत्ती की रोशनी में नियति का चेहरा देखा। वह पसीने में थी, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव नहीं था जो रॉयल हाइट्स में हमेशा रहता था। वह परफेक्ट दिखने का दबाव वहाँ नहीं था। समय बीतता गया। कबीर ने मेहनत करना सीखा। उसने ऑफिस में देर रात काम किया, नए प्रोजेक्ट लिए। धीरे धीरे उसकी तरक्की हुई। 6 महीने बाद उसने अपनी पहली बड़ी बोनस राशि से घर के लिए एक सेकेंड हैंड एसी खरीदा। जिस दिन एसी लगा, कबीर ने खुद मिस्त्री के साथ खड़े होकर फिटिंग करवाई। स्विच ऑन करते ही जब ठंडी हवा का झोंका आया तो कबीर की आंखों में आंसू आ गए। यह ठंडक विवान के सेंट्रलाइज एसी से कहीं ज़्यादा सुकून देने वाली थी। यह ठंडक उसकी कमाई की थी। दिवाली का त्यौहार आया। विवान ने उन्हें डिनर पर बुलाया था। कबीर और नियति तैयार होकर रॉयल हाइट्स पहुंचे। वही पुराना वैभव, वही झूमर, वही महंगे पर्दे। शालिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विवान ने कबीर को गले लगाया। बहुत दुबले हो गए हो यार, विवान ने कहा, लेकिन फिट हो भैया। कबीर मुस्कुराया। डिनर टेबल पर तरह तरह के व्यंजन थे। कबीर ने देखा कि शालिनी अपने बेटे आरव को डांट रही थी। आरव, सोफे पर पैर रखकर मत बैठो, गंदा हो जाएगा। फिर उसने विवान से कहा, विवान, मैंने कहा था ना कि इन पर्दों का रंग सोफे से मैच नहीं कर रहा है। हमें इंटीरियर डिजाइनर को फिर से बुलाना होगा। कबीर चुपचाप खाना खाता रहा। उसे वहाँ का माहौल अब बहुत बनावटी और नियंत्रित लग रहा था। हर चीज़ जगह पर होनी चाहिए, हर बात नपी तुली होनी चाहिए। खाना खाने के बाद विवान कबीर को बालकनी में ले गया। कबीर, अब बहुत हो गया यह स्ट्रगल। मैंने तुम्हारे लिए अपनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रखी है और यह फ्लैट तो तुम्हारा है ही। वापस आ जाओ। वो छोटे से कबूतर खाने में रहने की क्या ज़रूरत है? कबीर ने नीचे शहर की ओर देखा। उसे दूर कहीं अपना वह इलाका महसूस हुआ। भैया, कबीर ने विवान का हाथ पकड़कर कहा, आपका यह महल बहुत खूबसूरत है। इसमें दुनिया की हर सुविधाएं हैं, लेकिन सच कहूँ, वहाँ मेरे उस छोटे से घर में जिस कुर्सी पर बैठता हूँ वो मेरी है। मैं जिस दीवार पर कील ठोकता हूँ उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता कि पेंट खराब होगा। वहाँ मैं सांस लेता हूँ तो मुझे कर्ज का बोझ महसूस नहीं होता। विवान खामोश हो गया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया, और हमेशा आऊँगा मिलने, लेकिन अब मैं उसे सोने के पिंजरे में वापस नहीं आ सकता। मुझे खुले आसमान में उड़ने की आदत लग गई है, चाहे धूप कितनी भी तेज क्यों न हो। देर रात जब कबीर और नियति अपने 2 BHK फ्लैट में वापस आए तो घर बंद होने की वजह से थोड़ी उमस थी। कबीर ने चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला। अंदर की परिचित गंध, फिनाइल और अगरबत्ती की मिली जुली महक ने उसका स्वागत किया। उसने जूते उतारे और अपने खरीदे हुए उस सोफे पर धस्त से बैठ गया, जिसके स्प्रिंग अब थोड़े ढीले हो गए थे। नियति ने खिड़कियां खोल दी और रात की ताज़ी हवा अंदर आने लगी। चाय बनाऊं? नियति ने पूछा। अदरक वाली? कबीर ने जवाब दिया। वह उठा और बालकनी, जो असल में बस एक छोटी सी गैलरी थी, मैं खड़ा हो गया। सामने वाली बिल्डिंग में एक बच्चा रो रहा था। नीचे सड़क पर कुत्ते भौंक रहे थे। शोर था, अव्यवस्था थी, लेकिन कबीर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। यह शोर उसका था, यह हवा उसकी थी। रसोई से चाय की खुशबू आने लगी थी। कबीर ने मन ही मन सोचा, महल में रहकर राजा के पीछे चलने से बेहतर है अपनी झोपड़ी का राजा होना, क्योंकि दूसरों के महलों में हम सिर्फ जगह मिलती है, पनाह और सुकून तो अपनी ही छत के नीचे मिलता है, चाहे वह छत टपकती ही क्यों न हो। चाय? नीति ने पीछे से आवाज़ दी। कबीर पलटा और उसे लगा कि यह उसका अब तक का सबसे आलीशान पल है।
दोस्तों कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी कहानी को सुनने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से बहुत सारा धन्यवाद।